Assalamualaikum. So we are starting with October November 2021 paper 1 variant 1. Okay, we are starting with October November 2021 paper 1 variant 1. Okay, let's start with the first MCQ. An European airline opens a new route to Dubai. It purchases additional aeroplanes, rents additional landing slots, hires pilots, and buys back some of its shares to raise the value of the firm on the stock market. What is an example of the factor of production? Capital. Very easy MCQ. कैपिटल क्या होता है भाई? कैपिटल मैन मेड रिसोर्स है, तो एरोप्लेन्स आर मैन मेड, सो एरोप्लेन्स आर कैपिटल। ठीक है। लैंडिंग स्लॉट्स आर लैंड, pilots are labor, and shares are not a factor of production. Shares are not a factor of production, so one is A. Okay. Which statement about the behavior of firm in a planned economy is correct? प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम को कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं। कमांड प्लान्ड इकोनॉमी वो होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ओन एंड कंट्रोल होती है, और जिसके अंदर गवर्नमेंट ओन एंड कंट्रोल होती है और सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। फर्म्स आर सेंड सिग्नल्स टू प्रोड्यूस थ्रू द प्राइस मैकेनिज्म। बेटा प्राइस मैकेनिज्म मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में यूज होता है। ठीक है। फर्म्स विल ऑपरेट इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। बेटा मार्केट इकोनॉमिक प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम में तो गवर्नमेंट होता है, तो कंपटीशन गवर्नमेंट के दरमियान तो होता नहीं है। कॉम्पिटिटिव मार्केट का मतलब होता है मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे बहुत सारे प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है। फर्म्स विल अटेम्प्ट टू मेक प्रॉफिट फॉर द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर। बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो एम है वो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम होता है, क्योंकि वो प्राइवेट प्रोड्यूसर के कंट्रोल में होता है। फर्म्स आर मोर लाइकली टू कंसिडर प्राइवेट एंड एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेटा प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर अगर आपको याद हो तो आपको पढ़ाया गया है कि मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल कॉस्ट और एक्सटर्नल बेनिफिट्स को इग्नोर करा जाता है। सही है, क्योंकि प्राइवेट प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। तो प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जब फर्म्स प्रोडक्शन कर रही होगी तो वो प्राइवेट और एक्सटर्नल कॉस्ट को कंसिडर करते हुए प्रोडक्शन कर रही होगी, तो इसलिए टू का डी बनता है। ठीक है। थ्री, the table provides information on entrepreneurship amongst males in three countries in 2013: Italy, Japan, Sweden. Percentage of males with access to training on how to start a business, percentage of males with access to finance to start a business. सही है। What can be concluded from the table? मैंने आपको बताया भी है कि जब भी ऐसा सवाल है जिसमें पूछ रहा होता है कि टेबल क्या चीज कंक्लूड करना है, तो आपको हर ऑप्शन लगा लगा कर चेक करना पड़ेगा। ठीक है। In Sweden, it is easier for male entrepreneurs to get training than finance. ये कह रहा है स्वीडन के अंदर बिजनेस के लिए ट्रेनिंग लेना आसान है, जबकि फाइनेंस के तभी बिजनेस की तरफ जो परसेंटेज है ना मेल्स की जो बिजनेस के लिए ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं वो ज्यादा है, और फाइनेंस वाले की परसेंटेज कम है, क्योंकि फाइनेंस की ट्रेनिंग लेना डिफिकल्ट होता होगा और बिजनेस की ट्रेनिंग लेना इजी होता होगा, तो ये ए हो सकता है। इट इज ऑलवेज मोर डिफिकल्ट फॉर मेल एंटरप्रेन्योर्स टू गेट फाइनेंस देन ट्रेनिंग। ये गलत बात है, ये गलत बात है। इट इज ऑलवेज मोर डिफिकल्ट टू फॉर मेल एंटरप्रेन्योर्स टू गेट फाइनेंस देन ट्रेनिंग। ये कह रहा है कि मेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए फाइनेंस लेना डिफिकल्ट है ट्रेनिंग के मुकाबले में। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है। सही है भाई, चलें आगे। इटली प्रोवाइड्स लेस मनी फॉर मेल एंटरप्रेन्योर्स देन जापान और स्वीडन। इटली प्रोवाइड्स लेस मनी, इटली प्रोवाइड्स लेस मनी देन जापान और स्वीडन फॉर मेल एंटरप्रेन्योर्स। नहीं, ऐसा भी कुछ हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते। स्वीडन हैज मोर मेल एंटरप्रेन्योर्स देन इटली और जापान, ये भी बात गलत है। बोल रहे स्वीडन के पास मेल एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा हैं जापान और इटली से। तो ये टेबल तो ये बता रहा है कि कितने परसेंटेज मेल बिजनेस की ट्रेनिंग एक्सेस कर रहे हैं, कितने परसेंटेज मेल फाइनेंस की ट्रेनिंग एक्सेस कर रहे हैं, तो टेबल तो ये शो ही नहीं कर रहा। टेबल तो जो शो कर रहा है वो यही शो कर रहा है कि स्वीडन के अंदर मेल एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग लेना आसान है फाइनेंस के मुकाबले में। ठीक है। चले फोर वाला करके दे। द डायग्राम शोज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ टू इकोनॉमीज, नॉर्थलैंड एंड साउथलैंड। बेटा नॉर्थलैंड का क्या है? Y1 X1,
ये नॉर्थ लैंड का है y1 x1 और साउथ लैंड का है y2 x2। बोथ इकोनॉमीज स्पेशलाइज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज एंड ट्रेड विद वन अनदर। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द डायग्राम। बेटा अगर हम डायग्राम देखें ना, अगर हम डायग्राम देखें तो ये जो y1 x1 है ना, ये जो y1 x1 है, ये जो y1 x1 है, ये किसका है, ये है नॉर्थ लैंड का। और साउथ लैंड का क्या है, y2 x2। ऐसा ही है भाई, साउथ लैंड का क्या है, y2 x2। तो साउथ लैंड ड्रिंक्स ज्यादा बना रहा है, साउथ लैंड ड्रिंक्स ज्यादा बना रहा है, और फूड कम बना रहा है। सही है, मतलब फूड ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है साउथ नॉर्थ लैंड, और ड्रिंक ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है साउथ लैंड। ये बात मानते हो। फूड फूड ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है नॉर्थ लैंड, और ड्रिंक ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है साउथ लैंड। ऐसा ही है भाई। What can be concluded from the diagram? Both economies faces increasing opportunity cost। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक की इंक्रीजिंग है, एक की डिक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए। ये स्टीप बनाया हुआ है इसने, स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। पॉइंट पी रिप्रेजेंट्स फाइनल इक्विलिब्रियम आउटकम। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉइंट पी रिप्रेजेंट्स फाइनल इक्विलिब्रियम आउटकम, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पॉइंट आर शोज द टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कॉम्बाइंड प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड ड्रिंक। हाँ यार, ये आर वाला जो है ना, ये बता रहा है कि आप फूड के और ड्रिंक के कितने मैक्सिमम आउटपुट बना सकते हो, तो 4 का सी हो सकता है, ठीक है। ऑल पॉइंट्स ऑन y1 x2 आर ओनली अटेनेबल थ्रू ट्रेड। ये बोल रहा है ऑल पॉइंट्स ऑन y1 and x2 आर अटेनेबल थ्रू ट्रेड। अटेनेबल अटेनेबल थ्रू ट्रेड y1 x2 भी है और आर वाले पॉइंट भी है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। तो 4 का आंसर सी बनता है, ठीक है। 4 का आंसर क्या बनता है, सी बनता है कि पॉइंट आर जो है ना वो आपका मैक्सिमम कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, ठीक है। 5, द सप्लाई कर्व फॉर फ्रेश फ्रूट्स शिफ्ट फ्रॉम S1 to S2। बताओ भाई, सप्लाई कर्व ने किधर शिफ्ट मारा है, लेफ्ट राइट। सप्लाई कर्व ने मारा है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। इसका मतलब है आपके फिश की सप्लाई कम हो रही है। व्हाट इज द पॉसिबल रीजन फॉर दिस चेंज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश फिश, ठीक है। आओ चेक करते हैं। डिमांड फॉर फ्रेश फिश इंक्रीजेस ड्यू टू प्रमोशन ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। बेटा ए वाले रीजन से डिमांड बढ़ रही है। फेवरेबल वेदर इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ फिश बीइंग कॉट। बेटा अगर फेवरेबल वेदर है और इससे फिश ज्यादा कैच हो रही है, तो इससे फिश की सप्लाई बढ़ेगी, भी नहीं हो सकता। प्राइस ऑफ फ्रेश फिश फेल्स ड्यू टू अ न्यू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बीइंग पॉपुलर। बेटा ये है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो इससे इससे भी डिमांड के ऊपर इफेक्ट आएगा, इससे भी डिमांड के ऊपर इफेक्ट आएगा, ठीक है। रेगुलेशंस लिमिट द नंबर ऑफ फिश बीइंग कॉट टू प्रिवेंट ओवर फिशिंग। बेटा अगर फिश कैचिंग के ऊपर लिमिट लग जाएगी तो इससे फिश की सप्लाई क्या हो जाएगी, इससे फिश की सप्लाई कम हो जाएगी। तो 5 का आंसर क्या बनता है, 5 का आंसर डी बनता है, ठीक है। 6, when the supply of a good decreases equilibrium price stays the same, what is the price elasticity of demand for the good। ये कह रहा है जब सप्लाई कम हो रही है तो भी प्राइस सेम है। तो अगर आपको याद हो तो आपको बताया गया है कि प्राइस जो सेम होती है वो किस में होती है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में हॉरिजॉन्टल कर्व होता है। आप प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, प्राइस बढ़ाओगे तो मार्केट के पहले, प्राइस कम करोगे तो अपना भी नुकसान, साथ में सबका नुकसान। तो अगर आपको याद हो तो ऐसा ही की इलास्टिसिटी में होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में, और उसमें पीईडी इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो 6 का आंसर डी बनता है, 6 का आंसर डी बनता है, सही है। 7, व्हाट इज मेजर्ड बाय क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है कि एक गुड के प्राइस की वजह से दूसरे गुड की क्वांटिटी पे कितना इफेक्ट आएगा। चेंज इन रियल इनकम, अ चेंज इन डिमांड फॉर अ गुड इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल। अ चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन डिमांड फॉर सब्सिट्यूट, ये भी पॉसिबल है। अ चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड व्हेन द डिमांड फॉर इट चेंजेस। ये कह रहा है कि जिस गुड की प्राइस चेंज हो रही है उसी की डिमांड। तो 7 का डी भी गलत है। अब आंसर बी या सी रहता है। तो ये कह रहा है अ चेंज इन डिमांड फॉर अ गुड इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन प्राइस। प्राइस की वजह से, एक गुड के प्राइस की वजह से दूसरे गुड की क्वांटिटी पे कितना इफेक्ट आएगा, यही आंसर है। तो 7 का बी बनता है। सी कह रहा है कि प्राइस की वजह क्वांटिटी की वजह से प्राइस में कितना चेंज आएगा, तो सी भी रॉन्ग ऑप्शन है।
तो आंसर क्या बनता है, बी बनता है कि एक गुड के प्राइस की वजह से दूसरे गुड की क्वांटिटी के ऊपर कितना फर्क आएगा, ठीक है। 8, द टेबल shows maximum price a consumer would be willing to pay for successive cans of fruit juice। इसने कैन्स और प्राइस दी हुई है, पहले वाले के लिए 14, 10, 6, 4, 3, ठीक है। हर बार प्राइस कम होती जा रही है क्योंकि जैसे जैसे वो कैन का एक और कैन कंज्यूम करता रहेगा फ्रूट जूस का, तो उसकी सेटिस्फेक्शन गिरती रहेगी। द प्राइस ऑफ अ कैन ऑफ अ फ्रूट जूस इज $4, ठीक है। Having bought three cans, the consumer decides to buy a fourth. How does buying the fourth affect his consumer surplus? अच्छा मुझे बताओ ये क्या दिया हुआ है। ये जो प्राइस है ना, ये आपकी दी हुई है विलिंगनेस, ठीक है। ये विलिंगनेस दी हुई है, सही है। और ये दी हुई है कैन की प्राइस, सही है। अब ये बोल रहा है उसने 3 कैन्स खरीदे, अब ये चौथा खरीदना चाह रहा है, तो इससे कंज्यूमर सरप्लस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा जब वो चौथा वाला बाय करेगा। तो मुझे बताओ, पहले हम लोग थर्ड वाले का निकालते हैं, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस दो चीजों का डिफरेंस है, प्राइस यू आर विलिंग टू पे एंड यू एक्चुअली पे, ऐसा ही है भाई। तो थर्ड के ऊपर आपकी जो विलिंगनेस है वो है 6 और आपकी एक्चुअल प्राइस है 4, तो आपका कंज्यूमर सरप्लस है $2, ठीक है। अब उसने फोर्थ यूनिट बाय करा, एडिशनल 1 यूनिट बाय करा, तो उसका कंज्यूमर सरप्लस पे क्या इफेक्ट है, तो फोर्थ के ऊपर विलिंगनेस भी 4 है, एक्चुअल प्राइस भी 4 है, तो कंज्यूमर सरप्लस 0 है। अब बताओ 8 का आंसर क्या होगा। It leaves it unchanged. It lowers by 2. It rises by 4. It rises by 34। कंज्यूमर सरप्लस अनचेंज होगा ना, जीरो होगा अगर वो फोर्थ यूनिट बाय करता है। क्यों, क्योंकि जो अब आपकी प्राइस यू आर विलिंग टू पे है वही आपकी एक्चुअल प्राइस है। देखो ये आपकी विलिंगनेस है और यही आपकी एक्चुअल प्राइस है, तो कंज्यूमर सरप्लस अनचेंज्ड है। 8 वाला क्लियर है, 8 वॉज अ गुड एमसीक्यू। 8 वाला क्लियर है, 8 ए, 8 क्लियर है भाई। ओके। नाइन्थ, द डायग्राम शोज 4 supply curves, 1, 2, 3, 4। Which statement about price elasticity of the supply curve is correct? Curve 1 has constant infinite elasticity। कर्व वन के पास इनफाइनाइट है बेटा। कर्व वन पे पी एस जीरो होगा क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो ए गलत है। कर्व 2 हैज इलास्टिसिटी ग्रेटर देन कर्व 4 ओवर इट्स होल लेंथ। कर्व टू ये कर्व 2 है, ठीक है। ये कर्व 2 है, ये बोल रहा है कर्व 2 की कर्व 4 से ज्यादा, ये भी गलत है। कर्व 3 हैज इंक्रीजिंग इलास्टिसिटी एज प्राइस राइजेस। कर्व थ्री यूनिटरी इलास्टिक है, कर्व 3 भी गलत है। कर्व 4 हैज डिक्रीजिंग इलास्टिसिटी एज प्राइस राइजेस। कर्व 4 क्या है भाई, कर्व फोर के बारे में सही कह रहा है। कर्व 4 की इलास्टिसिटी डिक्रीज होगी क्योंकि कर्व 4 क्या है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी कर्व 4 की इलास्टिसिटी डिक्रीज होगी। सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ भाई, ठीक है। पी एस का जो आंसर है वो डिक्रीज होता रहेगा, ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है, ठीक है। सेट है भाई। तो 9 का आंसर क्या बनता है, डी बनता है, सही है। इजी था ये तो। द डायग्राम शोज डिमांड एंड सप्लाई कर्व फॉर अ गुड इन अ फ्री मार्केट, ठीक है। व्हाट कैन डेफिनेटली बी रिड्यूस फ्रॉम द डायग्राम। ऑल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ कंजम्पशन आर रिफ्लेक्टेड इन OP1। नो। एट OP1 कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन फर्म्स रेवेन्यू। बेटा अगर आपको याद हो तो आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि जो आप टोटल रेवेन्यू हमेशा टोटल एक्सपेंडिचर के इक्वल होगा, तो ये सेकंड वाली स्टेटमेंट कह रही है कि OP1 पे जो आपका एक्सपेंडिचर है वो आपके फर्म्स के रेवेन्यू से ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर एट प्राइस OP1, सो योर आंसर बी इज ऑल्सो रॉन्ग। एट OP1 द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। बेटा जितना प्राइस में चेंज है ना, जितना प्राइस में चेंज है उतना ही क्वांटिटी में चेंज है, जितना प्राइस में चेंज है उतना ही क्वांटिटी में चेंज है, ये बात सही है। 10 की बात सी वाली सही हो सकती है, क्यों, क्योंकि आपका सप्लाई कर्व भी ओरिजिन से शुरू हो रहा है। तो जो कर्व ओरिजिन से जो कर्व शुरू होता है उसके अंदर आपका जो PES है वो इक्वल टू 1 होता है। और वो ऐसा होता है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई के केस में। किसके केस में होता है, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में। क्यों, क्योंकि यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में इक्वल रिस्पॉन्सिवनेस है, तो ये बात सही भी कह रहा है,
ठीक है, ये बात सही कह रहा है, कर्व का शेप भी इस बात को प्रूव कर रहा है। तो आंसर सी ही बनता है। द मार्केट विल नॉट क्लियर एट प्राइस OP1, गलत बात कह रहा है भाई। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम प्राइस है ना OP1, तो मार्केट तो क्लियर हो जाएगी। तो 10 का आंसर सी बनता है, ठीक है। ओके। द डिमांड फॉर अ गुड इंक्रीजेस, ठीक है, अंडर विच सर्कमस्टांसेस विल द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द गुड राइस, ठीक है, ये कह रहा है डिमांड बढ़ रही है, और ऐसा कौन सा केस है इन चारों में से जिसमें क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही होगी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर डिमांड बढ़ती है, हमने पढ़ा है क्या है कि अगर डिमांड बढ़ती है तो शॉर्टेज होगी, और जब शॉर्टेज होगी तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, और जब प्राइस बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, वो क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा देगा, क्योंकि ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा रेवेन्यू होता है। सही है। तो अब चेक करते हैं 11, 11 वाला चेक करते हैं। इट इज़ एन एग्रीकल्चरल गुड दैट हैज़ एन एनुअल ग्रोइंग साइकिल एंड रिक्वायर्स अ कूल क्लाइमेट, इससे क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ सकती है, लेकिन थोड़े से बढ़ सकती है, ठीक है। ये बोल रहा है क्वांटिटी सप्लाइड सबसे ज्यादा कब बढ़ेगी, राइज द मोस्ट, गौर से पढ़ो, राइज द मोस्ट। तो आपको याद है पेरिशेबल्स प्रोडक्ट में इनइलास्टिक सप्लाई होती है, तो वो लेस रिसोर्सेज अवेलेबल होती है, वो क्वांटिटी सप्लाइड को इंक्रीज कर सकता है, लेकिन स्मॉलर परसेंटेज से, ठीक है। इट इज एन एग्रीकल्चरल गुड दैट इज पेरिशेबल एंड वेरी एक्सपेंसिव टू स्टोर, अगेन अगर पेरिशेबल है, सप्लाई इनइलास्टिक है, तो लेस रिसोर्सेज अवेलेबल होगी, क्वांटिटी सप्लाइड में स्मॉलर चेंज आएगा। तो B is also wrong. B is also wrong. Now let's go towards MCQ number 3. Option number 3. It is a manufactured good that uses unskilled labor and there is unemployment in the economy. बेटा manufactured good का मतलब है कि नॉन पेरिशेबल है। सही है, नॉन पेरिशेबल है तो क्वांटिटी सप्लाइड को ज्यादा से बढ़ा सकता है। सही है, आंसर सी होगा। इट इज अ मैन्युफैक्चर्ड गुड दैट यूजेस कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट एंड इज करंटली एट फुल कैपेसिटी। बेटा अगर फुल कैपेसिटी के ऊपर है, अगर अपने पोटेंशियल पे काम कर रहा है, तो क्वांटिटी इंक्रीज और नहीं हो सकती। सही है, वो अपने इकोनॉमी अपने पोटेंशियल पे ऑपरेट करी, तो आंसर सी बनता है, ठीक है। सी क्यों बनता है, क्योंकि पेरिशेबल गुड है, वो नॉन पेरिशेबल गुड है, जैसे मोबाइल फोन वगैरह हो गया, और सप्लाई भी इलास्टिक है होती है इसकी, और दूसरा अनस्किल्ड लेबर यूज हो रही है, तो आप इलास्टिक सप्लाई के केस में ज्यादा रिस्पॉन्ड कर सकते हो, इसलिए योर आंसर इज सी, ठीक है। 12 is very easy and is a repeated MCQ. The diagram shows demand and supply curve for a good on which the government imposes a specific tax. What will be the result of this tax? पहले बताओ। जहाँ पे डिमांड सप्लाई इक्वल है, ये इक्विलिब्रियम है, ये प्राइस है, और ये क्वांटिटी है, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम है। अब बताओ, टैक्स लगेगा तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, ठीक है। सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट करेगा, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। ऐसा ही है भाई, ठीक कह रहा हूँ। अब ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस टैक्स, इस टैक्स का रिजल्ट क्या होगा। तो पहले मुझे बताओ, ये आपने नया डिमांड कर्व और नया सप्लाई कर्व जहाँ पे इक्वल होगा वो इक्विलिब्रियम होगा, और वहां से आ जाएगी प्राइस, ये आ गई प्राइस P1, और ये आ गई क्वांटिटी Q1। अब एक मसला है, मसला ये है कि है ना, आप है ना प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। मसला ये है कि आप प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, ऐसा ही है भाई। आप प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, सही कह रहा हूँ भाई, आप प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। तो अब जितना भी बर्डन है ना, वो सारा का सारा किसके ऊपर गिरेगा, मोस्ट ऑफ द इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसके ऊपर होगा, मोस्ट ऑफ द इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसके ऊपर होगा, बताओ, प्रोड्यूसर के ऊपर होगा, ठीक है। अब मैं आपको है ना अपनी डायग्राम बना के करवा देता हूँ, इसमें कर्व है ना एक्सटेंड नहीं हुए हुए, ये कर्व अगर यूं एक्सटेंड हो रहे होते ना तो फिर आराम से वर्टिकल डिस्टेंस आ जाता। अब मैं आपको अपना करके बताता हूँ, ठीक है, इधर आ जाओ, ये चेक करो। ये आपका डिमांड कर्व फ्लैटर बनाया हुआ है इसने, ये इसने आपका सप्लाई कर्व बनाया हुआ है, ये इक्विलिब्रियम हो गया, ये प्राइस क्वांटिटी हो गई, ठीक है। इधर देखते रहो, ये डिमांड कर्व फ्लैटर हो गया, ये सप्लाई कर्व अपवर्ड हो गया, ये इक्विलिब्रियम हो गया, ये प्राइस हो गई, और ये क्वांटिटी हो गई, ठीक है। अब बताओ, सप्लाई कम हो रही है, टैक्स लगाए, किधर शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड्स, ये हो गया न्यू इक्विलिब्रियम, ये हो गई न्यू प्राइस न्यू क्वांटिटी, ठीक है। इधर देखो, ये हो गया सप्लाई कर्व ने हमारा S1 के ऊपर शिफ्ट, ठीक है। ये आ गई आपकी न्यू प्राइस P1,
और ये आ गई आपकी न्यू क्वांटिटी Q1, ठीक है। और ये हो गया न्यू इक्विलिब्रियम, सही है। अब हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि दो सप्लाई कर्व के दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो हमेशा न्यू क्वांटिटी से आएगा और वो पर यूनिट टैक्स होगा। तो अब देखो E1 से लेके ए तक इतने का टैक्स आ गया है, ये आपका पर यूनिट टैक्स है, यस नो करो भाई। ये पर यूनिट टैक्स आ गया आपका। बोलो भाई, E1 से लेके ए तक इतने का टैक्स लगा है, ऐसा ही है भाई। अब जो प्राइस का एरिया है वो किसका बर्डन होता है, वो होता है कंज्यूमर बर्डन, और जो बच जाता है वो किसका होता है, प्रोड्यूसर बर्डन। तो इसका इंसिडेंस कौन पे कर रहा है सबसे ज्यादा, टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आया है, प्रोड्यूसर के ऊपर आया है, किसके ऊपर आया है भाई, प्रोड्यूसर के ऊपर ना। मोस्ट ऑफ द इंसिडेंस ऑफ टैक्स विल फॉल ऑन द प्रोड्यूसर, ठीक है। सही है भाई। जब भी कभी ऐसा डायग्राम आए ना और आपको लग रहा हो कि यार डायग्राम छोटी बनी हुई है, तो आप अपनी साइड पे बना के चेक कर लिया करो। सही है, क्योंकि इसके अंदर है ना कर्व उसने एक्सटेंड नहीं करे हुए, तो हम लोग है ना कभी भी वो नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, एरिया निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो ये भी एक रीजन है कि बच्चों का एमसीक्यू गलत होता है। There will be a new demand curve parallel to DD. The price will rise by the full amount of tax. The quantity bought will be proportional. ये सब बकवास है। आंसर ये बनता है, ठीक है। 13. The diagram shows 10% increase in consumer income which shift the good X demand from D to D1. बेटा कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है और इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है और डिमांड कम हो रही है। इनकम बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है। तो जैसे ही मैंने ये लाइन देखी मुझे दिमाग में आ गया कि गुड कौन सा होगा, इंफीरियर गुड होगा। कौन सा गुड होगा भाई, इंफीरियर गुड होगा, सही है। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, नॉर्मल नॉर्मल, ए और बी गलत हो गया। अब 13 का आंसर बनता है, 13 का आंसर बनता है सी या डी। अब मुझे बताओ सी होगा या डी होगा। अच्छा, अब आपको एक तरीका बताता हूँ। इसने बोला हुआ है इनकम बढ़ी है 10% से, कितने से बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है 10% से, और इसने बोल दिया है कि डिमांड जो है वो आपकी कम हो रही है। अब मुझे बताओ, इसने ओल्ड डिमांड और न्यू डिमांड दी हुई है, इसने ओल्ड डिमांड दी हुई है और इसने न्यू डिमांड दी हुई है। तो तुम परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो, परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो, न्यू माइनस ओल्ड लगा के परसेंटेज चेंज कैसे आएगा बताओ। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू माइनस ओल्ड, सही है, 80 - 100 अपॉन 100 इंटू 100 करो भाई। कोई आंसर बताओ, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100 कितना आ रहा है यार ये परसेंटेज चेंज। ये करके बताएगा कोई कितना आ रहा है परसेंटेज चेंज, बोलो भाई कितना आ रहा है, परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है। ओके, परसेंटेज चेंज आ रहा है -20%, ऐसा ही है भाई, -20% आ रहा है। अच्छा, अब मुझे एक बात बता दो, एक बात क्लियर है, इनकम बढ़ी है डिमांड कम हो रही है, गुड इंफीरियर गुड है, ठीक है। तो आंसर बनता है सी या डी में से। अच्छा, अब आप मुझे देख के बताओ, इनकम में आ रहा है स्मॉलर चेंज और क्वांटिटी डिमांडेड में आ रहा है लार्जर चेंज, ऐसा ही हो रहा है भाई। इनकम में आ रहा है स्मॉलर चेंज और क्वांटिटी डिमांडेड में आ रहा है लार्जर चेंज। तो क्वांटिटी डिमांड में लार्जर चेंज कब आता है, इलास्टिक डिमांड में, इन इलास्टिक में, इलास्टिक में आता है ना, हाई रिस्पॉन्सिवनेस होती है ना। तो आंसर क्या बनता है, सी या डी। आंसर क्या बनेगा, इट इज एन इंफीरियर गुड विद इनकम इलास्टिक डिमांड, आंसर सी बनता है, ठीक है। सेट है भाई, 13 सी, क्लियर है 13। ओके, 14, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ये बोल रहा है प्राइवेटाइजेशन की क्या एग्जाम्पल है। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, जब आप किसी गवर्नमेंट ओन्ड फर्म को प्राइवेटाइज कर लिया जाए, ठीक है। द सेल ऑन द मार्केट ऑफ अ फ्रेंच स्टेट ओन्ड पावर जनरेशन कंपनी। बेटा स्टेट ओन्ड कंपनी, स्टेट ओन्ड कंपनी, जब एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी स्टेट ओन्ड कंपनी खरीद ली जाए तो उसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। द सेल ऑफ अ प्राइवेटली ओन्ड वाटर कंपनी, बेटा ऑलरेडी प्राइवेटली ओन्ड है। द टेक ओवर ऑफ अ फ्रेंच कार मैन्युफैक्चर बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट, बेटा फ्रेंच कार मैन्युफैक्चरर था उसको गवर्नमेंट ने खरीद लिया, तो ये नेशनलाइजेशन है। तो सी भी गलत है। परचेज ऑफ स्वीडन फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर बाय लार्ज फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर, ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है। तो 14 का ए बनता है, सही है। 15, व्हाई डिड एडम स्मिथ मीन बाय इकोनॉमी व्हेन डिस्क्राइबिंग हिज कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। व्हाट डिड एडम स्मिथ मीन बाय इकोनॉमी व्हेन डिस्क्राइबिंग हिज कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। क्या बोला था इसने, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन का मतलब क्या है, कैनन्स का मतलब होता है कॉस्ट, कैनन्स का मतलब क्या होता है, कॉस्ट।
कैनेंस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट, ठीक है। कैनेंस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट। अब आपको आंसर मिल जाएगा, द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग द टैक्स शुड बी लो। सही है, टैक्स की जो कॉस्ट है ना वो लो होनी चाहिए। सही है, टैक्स शुड बी इजी टू पे, ये करेक्टरिस्टिक है। ये करेक्टरिस्टिक है, सही है, टैक्स शुड बी इजी टू पे, ये करेक्टरिस्टिक है। द टैक्स शुड बी हैव अ न्यूट्रल इफेक्ट ऑन द यूज ऑफ रिसोर्सेज, बेकार बात लिखी हुई है। द टैक्स शुड हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एग्रीगेटेड सप्लाई, नहीं। द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग द टैक्स शुड बी लो, टैक्स की कलेक्शन की जो कॉस्ट है ना वो लो होनी चाहिए। जैसे पहले पाकिस्तान के अंदर क्या होता था, पहले पाकिस्तान में अगर आपको टैक्स भरना होता था तो आप जाते थे सिविक सेंटर में, वहां जाकर आप फिजिकली टैक्स पे करते थे। अब तो क्या है, एफबीआर की वेबसाइट खोलें, वहां पर जाएं, आपका एनआईसी नंबर शो रहा होगा, आपका कितना टैक्स बनता है वो शो रहा है, डायरेक्ट आप अपने बैंक अकाउंट से पे कर दें, ठीक है। 16। चलो भाई आओ 16 से शुरू करते हैं। अ गवर्नमेंट decides to remove a government decides to remove fees for higher education provided by the public sector and the private sector। क्या कह रहा है भाई, गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो फीस को रिमूव कर देगा। टू रिमूव फीस प्रोवाइडेड बाय पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर, फीस ही हटा देगा। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस पॉलिसी? चाहे गवर्नमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करे चाहे प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करे, फीस ही हटा रहा है। अच्छा, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? हायर एजुकेशन इज लेस लाइकली टू बी प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर। भाई प्राइवेट सेक्टर का एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, जब वो फीस हटा देगा तो वो घंटा प्रोवाइड नहीं करेगा, तो आंसर ए बनता है। छोड़ दो बाकी सब, मैं फिर भी पढ़ देता हूँ। रिसोर्सेज इन हायर एजुकेशन विल बी एलोकेटेड थ्रू द प्राइस मैकेनिज्म। भाई जब वो फीस ही चार्ज नहीं हो रही तो घंटा प्राइस मैकेनिज्म चलेगा, सही है, ऑपरेट ही नहीं कर सकता। द डिमांड फॉर हायर एजुकेशन विल बी परफेक्टली इलास्टिक व्हेन द प्राइस इज जीरो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोल रहा है कि जो आपकी डिमांड है ना वो परफेक्टली इलास्टिक होगी क्योंकि आपकी प्राइस जीरो है, सही है। ओके, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन टू स्टूडेंट्स विल बी जीरो, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो होगी। बेटा उसने फीस हटाई है, एजुकेशन एक लिमिटेड है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो होगी, सही है ना। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि अगर ये फीस हटा देगा तो प्राइवेट सेक्टर इसको प्रोवाइड नहीं करेगा, तो 16 का ये बनता है, ठीक है। 17, व्हाट वुड बी द मेन इफेक्ट ऑफ इम्पोजिंग एन इफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस ऑन फूड स्टफ? बेटा मैक्सिमम प्राइस एक प्राइस कंट्रोल है जो गवर्नमेंट लगाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और वो इम्पोज होता है बिलो द इक्विलिब्रियम। तो इससे क्या मसला होगा, चेक करते हैं, आ जाओ। Inflation would rise, inflation would reduce. The price of food stuff will rise. No, the price will reduce. There would be a decrease in import of food stuff. No. बेटा लॉन्ग रन में शॉर्टेज होगी, फिर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। देयर वुड बी शॉर्टेज ऑफ फूड स्टफ, यस। शॉर्टेज क्यों होगी? शॉर्टेज क्यों होगी? क्योंकि जब प्राइस कम होगी, जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। एज अ कंज्यूमर मैं ज्यादा खरीदूंगा, बट एज अ प्रोड्यूसर आई एम गोना सप्लाई लेस एट अ लोअर प्राइस। सो आप देख सकते हैं क्वांटिटी डिमांड ज्यादा है, क्वांटिटी सप्लाइड कम है, तो क्या हो जाएगी? शॉर्टेज हो जाएगी। और इस शॉर्टेज को डील करने के लिए मुझे फिर बाहर से क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो 17 इज डी, ठीक है। An effective minimum price is applied to alcohol in an attempt to reduce consumption. Alcohol is a demerit good, और demerit good की एक पॉलिसी है मिनिमम प्राइस। Why would a government not buy any surplus created? बेटा गवर्नमेंट सरप्लस को क्यों नहीं खरीदेगी? क्योंकि जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी, सरप्लस हो जाएगा ना। तो गवर्नमेंट क्यों ये सरप्लस खरीदेगी नहीं? बाइंग दी सरप्लस वुड बी कॉस्टली टू गवर्नमेंट, यस। बाइंग दी सरप्लस वुड डिक्रीज इनकम ऑफ प्रोड्यूसर, ऐसा कुछ भी नहीं है, सरप्लस खरीदेगी तो प्रोड्यूसर की इनकम बढ़ेगी, भी नहीं हो सकता। बाइंग दी सरप्लस वुड लीड टू अ शॉर्टेज, अगर सरप्लस खरीदेगी तो शॉर्टेज नहीं होगी, उसका बचा हुआ माल बिक जाएगा। बाइंग दी सरप्लस वुड लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा भी कुछ नहीं है। आंसर ये बनता है कि सरप्लस गवर्नमेंट इसलिए बाई नहीं करेगी क्योंकि गवर्नमेंट को कॉस्टली पड़ेगा, सही है। 19, a government plans to increase spending on education and training on each year. Which diagram shows the likely effect of this on long run output and price level? बेटा गवर्नमेंट ने प्लान करा है कि वो अपनी स्पेंडिंग को एजुकेशन और ट्रेनिंग पे इंक्रीज करेगी। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? मुझे एक बात बताओ। बेटा गवर्नमेंट ने प्लान करा है कि वो अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर रही है, तो ये क्या बढ़ रहा है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो इससे क्या बढ़ जाएगी? इससे एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी, और एजुकेशन और ट्रेनिंग के ऊपर जब खर्चा होगा तो इससे LRAS बढ़ जाएगा, कंट्री का लॉन्ग रन एग्रीगेटेड सप्लाई बढ़ेगी।
कंट्री का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो अब हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ADAS दोनों बढ़ रहा हो। तो ए वाला गलत है क्योंकि ए में LRAS में कोई चेंज नहीं है। बी वाला गलत है क्योंकि बी में AD के ऊपर कोई चेंज नहीं है, ठीक है, सिर्फ LRAS बढ़ रहा है। सी में LRAS भी बढ़ रहा है और AD भी बढ़ रहा है, सी आंसर है आपका। LRAS भी बढ़ रहा है, ठीक है, और AD भी बढ़ रहा है, तो सी आंसर है आपका। डी भी नहीं हो सकता, डी में LRAS कम हो रहा है, सही है, और AD भी कम हो रहा है, तो डी भी नहीं हो सकता। व्हाट इज डिसइंफ्लेशन? बेटा डिसइंफ्लेशन का मतलब है कि प्राइसेस आर स्टिल इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो व्हाट इज disinflation? A fall in output? No. A fall in price level? No. A fall in rate of increase of price level? Yes. Prices are still increasing but at a decreasing rate. 20C. Repeated MCQ. What describes a country's terms of trade? बेटा terms of trade क्या बताता है? Index of export price to the index of import price. The difference between value of export and value of import, ये BOT है. The average price of export divided by average price of import. Yes, index of export price to the index of import price into 100. टोटल वैल्यू वैल्यू नहीं होता, सही है। वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट, वॉल्यूम नहीं होता। टर्म्स ऑफ ट्रेड इज मेजर्ड इन इन टर्म्स ऑफ प्राइस, सही है ना। तो 21 का बी बनता है, सही है। 22, अ डेवलप्ड कंट्री हैज एन इनइलास्टिक डिमांड फॉर ऑयल एंड ऑल ऑफ इच ऑल ऑफ विच इट इम्पोर्ट्स। बेटा एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, उसकी ऑयल की डिमांड इनइलास्टिक और वो सारा का सारा इंपोर्ट करती है। The oil producing country increases the supply of oil. What is likely happen to the developed economy's rate of inflation and its balance of trade? बेटा इसकी डिमांड इनइलास्टिक है, और जो कंट्री ऑयल को प्रोड्यूस कर रही है ना, उसने सप्लाई को बढ़ा दिया। तो मुझे एक बात बताओ, जब सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा? जब सप्लाई बढ़ेगी तो सरप्लस होगा, और जब सरप्लस होगा तो प्राइस क्या हो जाएगी? प्राइस कम हो जाएगी, सही है। आपकी डिमांड इनइलास्टिक है, प्राइस लार्जर परसेंटेज से डिक्रीज होगी, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी लेकिन स्मॉलर परसेंटेज से, और आपका जो है वो टोटल रेवेन्यू इस बार रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होगा? रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा, ठीक है। तो सी और डी गलत है, ए बी बचता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव होगा ना, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड तो थोड़े से बढ़ रही है, ऐसा ही है भाई। क्वांटिटी डिमांड थोड़े से बढ़ेगी, सही है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव होगा। 23, 23 वाला भी रिपीटेड MCQ है। मैं आपको 23 वाला करने के लिए पूरे 5 मिनट दूंगा, सही है, मैं 1000 बार करा चुका हूँ। कंट्री एक्स एंड वाई बोथ प्रोड्यूसेस राइस एंड टैबलेट्स, हाफ ऑफ देयर रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस राइस एंड अदर हाफ टू प्रोड्यूस टैबलेट्स, द रिजल्टिंग आउटपुट इफ प्रोडक्ट इज गिवन इन द टेबल शोन। कंट्री एक्स वाई राइस टैबलेट दिया हुआ है, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द टेबल? अच्छा, इसने सारे के सारे ऑप्शन में कंपैरेटिव एडवांटेज मांगा हुआ है, तो एब्सोल्यूट चेक करने का फायदा नहीं है। अब हमें कंपैरेटिव एडवांटेज निकालना होगा कंट्री एक्स का और वाई का, और रेशियो पहले बना रहे हो R:T, राइस इज टू टैबलेट्स। उसके बाद फिर अगेन कंट्री एक्स और वाई का निकालना होगा, टैबलेट इज टू राइस और टैबलेट इज टू राइस। अच्छा, मैं मुझे डायरेक्ट आंसर कोई बच्चा बता दे। कंट्री एक्स बना रही है 150 राइस और 100 टैबलेट्स, तो ये हो जाएगा 150 R इज टू 100 T, ठीक है। इसका आंसर मुझे कोई बताए डायरेक्ट। अच्छा, और कंट्री वाई बना रही है 100 इज टू 50, 100 राइस इज टू 50 टैबलेट, कोई इसका बता दे जल्दी से। ठीक है, जल्दी से इसका बताओ। फिर कंट्री टी का मैं लिख रहा हूँ जब तक। 100 टैबलेट इज टू 150 राइस, कंट्री एक्स का हो गया। उसके बाद 50 टैबलेट इज टू 100 राइस। चलो भाई मुझे आंसर बताओ जल्दी जल्दी। कंट्री एक्स का कितना आ रहा है राइस इज टू टैबलेट का, और वाई का बताओ पहले। बहुत स्लो, अल्लाह की कसम बहुत स्लो। तुम लोग यार अजीब लोग हो, खुदा की कसम। 0.6 आ रहा है। 1 R इज टू 0.670, ठीक है। फिर हो जाएगा 50/100। 1 R इज टू 0.5 T, ठीक है। उसके बाद आ रहा है, इसके बाद आ रहा है 1 T इज टू 1.5 R। इसके बाद आ रहा है 100/50, ये आ रहा है 1 T इज टू 2 R, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब एक एक करके चेक करते हैं। पहले मुझे बताओ विच कंट्री हैज कंपेरेटिव एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ राइस? राइस में कंपेरेटिव एडवांटेज है, राइस में कंपेरेटिव एडवांटेज है कंट्री वाई के पास।
राइस में एडवांटेज है कंट्री वाई के पास, ठीक है। राइस में एडवांटेज किसके पास है? कंट्री वाई। अच्छा, अब देखते हैं कंट्री एक्स अगर एक टैबलेट बनाता है तो 1.5 राइस फॉरगो करता है, और कंट्री वाई अगर एक टैबलेट बनाता है तो 2 राइस फॉरगो करता है। तो टैबलेट के अंदर, टैबलेट के अंदर कंट्री एक्स के पास कंपेरेटिव एडवांटेज है। अब आपके सामने आपका आंसर आ चुका है 23। ओके, कंट्री एक्स हैज कंपेरेटिव एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स, दोनों में किसी के पास नहीं होता। कंट्री एक्स हैज कंपेरेटिव एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ राइस, राइस में एक्स के पास नहीं है, वाई के पास है। कंट्री वाई हैज कंपेरेटिव एडवांटेज प्रोडक्शन ऑफ दो गुड, दोनों के पास नहीं होता वरना स्पेशलाइजेशन ही नहीं हुई। कंट्री वाई हैज अ कंपेरेटिव एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ राइस, सही कह रहा है ये। राइस में कंट्री वाई के पास है, चेक कर लो, राइस में कंट्री वाई के पास है क्योंकि वो कम फॉरगो कर रही है एज कम्पेयर टू एक्स, ठीक है। तो 23 का डी बनता है, सही है। 24, a country experiences a deficit on the current account of its balance of payment. What could the economy do to finance this deficit? बेटा कंट्री का जो करंट अकाउंट है ना वो डेफिसिट में है, और कंट्री को इस डेफिसिट को फाइनेंस करना है, इस डेफिसिट को खत्म करना है। तो क्या करे कंट्री? इस डेफिसिट को खत्म करना है। एडॉप्ट द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, अट्रैक्ट मोर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बेटा जब पैसे आएंगे, इनफ्लो बढ़ेंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस होगा। इनकम टैक्स कम होगी तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, इंपोर्ट्स बढ़ सकते हैं और डेफिसिट में जा सकता है। इंटरेस्ट रेट कम होगा, सेवर सेव कम करेगा, स्पेंड ज्यादा करेगा, कंजम्पशन बढ़ेगी और इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। तो 24 का आंसर बी बनता है कि जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी तो इन्फ्लोस बढ़ेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट में जा तो वो सरप्लस में चला जाएगा। चलो बताओ। 25, रेजिडेंट ऑफ कंट्री एक्स बाय शेयर्स, कंट्री रेजिडेंट ऑफ कंट्री एक्स बाय शेयर्स इन अ फर्म इन कंट्री वाई। एक्स ने एक्स ने वाई वाली कंट्री के अंदर शेयर बाय करें। द शेयर्स देन पे द रेजिडेंट अ डिविडेंड। बेटा एक्स वाला डिविडेंड रिसीव करेगा। व्हाट आर दीज टू फ्लोज रिकॉर्डेड इन द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेटा पहले इसने शेयर्स खरीदे तो वो आएगा फाइनेंशियल अकाउंट में, तो ए और बी गलत कर दो। और फिर जो वो डिविडेंड रिसीव करेगा वो उसकी प्राइमरी इनकम होगी, सही है। ठीक है, तो आंसर सी बनता है, सही है ना। सेकेंडरी इनकम तो नेट ट्रांसफर्स होते हैं, तो डी नहीं हो सकता, सही है। What is most likely cause of cost push inflation on economy? Cost push inflation occurs due to a fall in aggregated supply. So we have to find a reason of a fall in aggregated supply. An increase in exchange rate? No. An increase in money supply? No. An increase in price of import? Yes. Imported inflation आ जाएगी। An increase in rate of income tax. बेटा ए बी सी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, आंसर सी बनता है। इंपोर्ट बढ़ेंगे तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी, सही है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की वजह से, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। 27, which changes are most likely to reduce the accuracy of a CPI as a measure of inflation? Which changes are most likely to reduce the accuracy of a consumer price index to measure inflation? 27, a larger sample is used in the household spending survey. No. Technology makes it easier for retailers to submit accuracy. Household changes their spending habits. ये डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि जो आपको अगर पता हो तो सीपीआई के अंदर आपको बताया गया है कि जो वेट्स असाइन होते हैं ना, वो असाइन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन स्पेंट स्पेंट ऑन अ गुड। जितनी ज्यादा प्रोपोर्शन स्पेंट होगी उतना ज्यादा वेट होगा। तो अगर एक बंदा अपनी स्पेंडिंग हैबिट को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है तो फिर वेट भी चेंज होंगे, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट करेगा इन्फ्लेशन रेट की कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है ना। तो 27 का सी ही है आंसर। द वेट्स अटैच टू द बास्केट ऑफ गुड्स आर रिव्यूड मोर ऑफन, ये कोई डिफिकल्टी नहीं है। 28, a government reduces the rate of income tax and devalues its currency. Which row describes the policy effects of this decision? बेटा इनकम टैक्स को कम कर रहा है, इनकम टैक्स को कम कर रहा है तो टारगेट होगा ईडी को बढ़ाना, तो फिस्कल पॉलिसी है एक्सपेंशनरी, तो ए गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, और करेंसी को डीवैल्यू कर रहा है मतलब एक्सचेंज रेट को कम कर रहा है। तो यार मुझ कोई बच्चा ये लिख के बता दे इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट में कौन सा रिलेशन होता है? इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट में कौन सा रिलेशन होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इसने तो खुद बोल दिया एक्सचेंज रेट कम हो रहा है ना, तो जब एक्सचेंज रेट कम होगा तो एक्सपोर्टेड गुड सस्ता होगा, एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ेगी, तो डी वैल्यू करने का भी टारगेट है ईडी को बढ़ाना, तो मतलब एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाई है। तो बी भी गलत हो गया, ठीक है। अब आंसर बचता है सी और डी। अच्छा, सप्लाई साइड पॉलिसी, सप्लाई साइड पॉलिसी कौन सी होगी? सप्लाई साइड पॉलिसी कौन सी होनी चाहिए? सप्लाई साइड पॉलिसी भी एक्सपेंशनरी ही होगी, ठीक है ना। तो आंसर क्या बनता है? सप्लाई साइड पॉलिसी भी एक्सपेंशनरी होगी, ठीक है। तो आंसर डी बनता है, आंसर डी बनता है भाई, आंसर डी बनता है। सप्लाई साइड पॉलिसी एक्सपेंशनरी होगी क्योंकि सारी की सारी
पॉलिसीज का टारगेट है एडी को बढ़ाना, ठीक है ना। ओके। 29, the balance of payment on the current account of Guatemala in 2011 was minus 1.6 billion and in 2016 was US plus 1 बिलियन। तो बीओपी नेगेटिव में था, करंट अकाउंट जो नेगेटिव में था, डेफिसिट में था, वो पॉजिटिव हो गया है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू हैव बीन अ कंट्रीब्यूटरी फैक्टर टू द चेंज इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन द करंट अकाउंट ओवर द 5 पीरियड। बेटा पहले करंट अकाउंट डेफिसिट में था, अब करंट अकाउंट पॉजिटिव हो गया, तो इसका एक रीजन हो सकता है ट्रेड इन गुड्स पॉजिटिव हो गए, ट्रेड इन इनकम पॉजिटिव हो गई, ट्रेड इन सर्विस पॉजिटिव हो गए, नेट ट्रांसफर्स आ गए मुल्क में। तो 29 का क्या क्या हो सकता है? एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी नहीं, इससे एक्सपोर्टेड गुड महंगा होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाएगा। ग्रोथ ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन, नहीं, इनकम बढ़ रही है हाउस होल्ड की उसके मुल्क के अंदर, इससे करंट अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोअरिंग ऑफ टैरिफ ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू, बेटा अगर टैरिफ कम हो जाएगा तो फिर इंपोर्ट ज्यादा होगा। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट इन ग्वामाटेलाज एक्सपोर्ट सेक्टर, बेटा अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे होंगे तो इसका मतलब है इनफ्लो बढ़ रहे होंगे, तो 29 का डी बनता है, ठीक है। अ गवर्नमेंट विशेस टू इंक्रीज एग्रीगेटेड डिमांड, गवर्नमेंट का टारगेट है ईडी को बढ़ाना। विच एक्शंस वुड लाइकली टू सक्सीड, गवर्नमेंट का टारगेट है ईडी को बढ़ाना, ठीक है। रिडक्शन इन इनकम टैक्स, इससे ईडी बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सेव ज़्यादा करेगा, स्पेंड कम करेगा, इससे कंजम्पशन कम होगी और ईडी कम होगी, तो ए गलत है। रिडक्शन इन इनकम टैक्स अगेन, इससे ईडी बढ़ेगी और सब्सिडी से एग्रीगेटेड सप्लाई बढ़ जाएगी, तो बी भी गलत है। बी सही है, सॉरी। एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन सब्सिडी, बी हो सकता है। एन इंक्रीज इन कॉर्पोरेशन टैक्स एंड एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बेटा कॉर्पोरेशन टैक्स बढ़ेगा तो एडी कम होगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो एडी बढ़ जाएगी, तो निल इफेक्ट हो जाएगा, सही है, सी भी गलत है। एन इंक्रीज इन वीएटी, इससे एग्रीगेटेड सप्लाई कम हो जाएगी और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी तो इससे एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी, तो 30 का बनता है बी, ठीक है जी।